कलर्स ऑफ वेलिएंट में फिर से आपका स्वागत है। एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको अपने कलर्स से मिलाता हूँ। वेलिएंट के कलर्स हर साल जो हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में जो उनके परफॉर्मेंस होते हैं। कुछ बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, कुछ बच्चे जेई क्वालिफाई करते हैं, कुछ और सारे फील्ड्स में आगे जाते हैं। तो आज हमारे जो दो मेहमान हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये भी कुछ इसी तरीके का कारनामा करके आए हैं। हमारे साथ हैं कुशाग्र गुप्ता, इन्होंने 2025 में नीट क्वालिफाई किया है। और हमारे साथ हैं धीरज दुबे, जिन्होंने 2024 में जेई का मेंस निकाला और अभी ये KNIT सुल्तानपुर में स्टडी कर रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं इन दोनों का हमारे इस कलर्स ऑफ वेलिएंट के इवेंट पे। कुशाग्र और धीरज, जैसे काफ़ी समय से आप लोग वेलिएंट का हिस्सा रहे, लगभग आप लोगों ने 6 साल के आसपास इस इंस्टीट्यूट को दिया। काफ़ी कुछ आपने सीखा, काफ़ी कुछ अच्छी मेमोरीज़ आप लोगों की यहाँ से रही। कितना चैलेंजिंग होता है एक बच्चे के लिए अपने बेस को बचा के रखना, या कितना चैलेंजिंग होता है कि जब हम छोटे हों, ख़ास करके जब हम लोग छोटे हैं, ज़्यादातर उस फेज़ में हम लोग कहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बचा के रखिए ताकि आने वाले फाउंडेशन में आप अपने आप को यूज़ कर पाएँ। आजकल के बच्चे जहाँ पढ़ाई से भाग रहे हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है और बेस को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, फाउंडेशन को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। कितना मानते हैं कि एक फाउंडेशन किसी बच्चे के लिए बिल्कुल प्रभावी होता है? कुशाग्र सर, बेसिक्स सर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर मैं भी जो बच्चा था, जब मेरा भी मन क्रिकेट खेलने में और टीवी देखने में ज़्यादा लगता था बचपन में, तो उसी वजह से सर पेरेंट्स भी परेशान रहते थे और गार्जियंस भी, क्योंकि मैं अपने दादा और दादी के साथ रहा हूँ मिर्ज़ापुर में, तो वो लोग भी परेशान रहते थे कि पढ़ता लिखता है ही नहीं, चलो तुम्हें घर छोड़ दें। ये तो बेसिक्स कुछ वीक रह गए थे क्लास 5, 6, 7 तक। तो सर जब यहाँ कोचिंग ज्वाइन की तो पढ़ा पहली बार सर, तो मज़ा आने लगा। तो सर आपके साथ जो आप क्लास में बैठा के पढ़ा देते अपने बगल में, और हम लोग का, क्योंकि सर जूनियर क्लासेस में थे तब, सर जूनियर में सर तब चलती नहीं थी, तो हम लोग अलग से, हम दोनों लोग अलग से बैठ के पढ़ते थे, आपसे अलग से देर रात तक पढ़ते भी थे। तो काफ़ी वो चीज़ें हेल्पफुल थी, क्योंकि सर बेसिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आगे चल के काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी आती है। वो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हाँ, यहाँ पे लैग कमी रह गई है। उसको अगर हम लोग और अच्छे से बेसिक्स को क्लियर करे होते तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता। क्लास 7th में आप कितने परसेंटेज के आसपास थे? सर मेरे 75% से क्लास 7th में। और तो बाद में मैं इसके आगे की जर्नी मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। क्लास 7th में 70s में रहना, और फिर क्लास 10th में 91% करना, क्लास 12th में 95% करना, फिर क्या होता है ना, जैसे ये एक पकी पकाई खेती हो गई। 95% क्लास 12th में करके जब किसी कंपटीशन के लिए आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 80% आप मेंटली तैयार होते हैं। वहाँ पे आपका माइंडसेट 100% क्लियर होता है कि दैट आई एम गोइंग टू क्रैक द थिंग, बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मैच्योरिटी जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों में कि मैं अपने सपनों को कितना पसंद करूँगा, इसके लिए उसके जो 3-4 साल हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो 4-6 साल की जो जर्नी है, ये बहुत पावरफुल होनी चाहिए। जैसा कुशाग्र ने बताया कि शुरू में खेलने में मन लगता था, हर बच्चों का खेलने में मन लगता है, हर बच्चे चाहते हैं कि वो बाहर खेलें, हर बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर रहें। अब तो बच्चे मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की तरफ नहीं भागते। कितना इंटरेस्टिंग रहा आप लोगों का यहाँ पे सीखना? धीरज, आपके लिए इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जब यहाँ आए थे तो क्रिकेट की वजह से ही आए थे यहाँ। क्या? जब हम भाई आप घर गए थे हमारे, तो हम क्रिकेट खेलने गए थे, दादाजी वहाँ बैठे थे। फिर जब मैं आया वहाँ क्रिकेट खेल के, तो मेरे दादाजी ने कहा कि आ गया, दिन भर से खेल ही रहा है ये। मुझे याद है ये। तो फिर आपने कहा कि आप हमको हमारे अंडर में दे दीजिए। फिर तब से मैं आपके साथ ही। उसके बाद मैंने आपको वहाँ से पिक किया, यहाँ एडमिशन कराया और ये सिलसिला शुरू हुआ। याद है मुझे, बहुत अच्छे से याद है। धीरज, कोई ऐसी चीज़, आप दोनों लोग क्लासमेट रहे हैं, बहुत समय तक आप लोगों ने पढ़ाई की है, 5 साल जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 7 to 12, 6 साल आप लोग, कोई एक ऐसी मेमोरी जो आप लोगों के साथ हुई हो, वेलिएंट के साथ या विकास सर के साथ, कुछ आप शेयर करना चाहें तो? एक चीज़ बड़ी अच्छी रही है कि आपने हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, क्लास में आगे रखना कि जाओ तुम पढ़ाओ।
ये सब चीज़ें हम लोगों को आगे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ और हमारे किसी भी चीज़ के लिए फोकस नहीं रह गया, मतलब कह सकते हैं कि एक ही चीज़ के लिए फोकस नहीं रह गया कि हर जगह हमें पढ़ाते समय हमको फोकस भी रहना चाहिए, डिसिप्लिन भी हमारा रहना चाहिए, हमारा गेट कैसा है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सीखा क्योंकि आपने हमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। लोग कहते हैं ना कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जीत जाएगी तो आप जिम्मेदार बनेंगे, यही हम लोग की फिर हमने जिम्मेदारी ली। एक अच्छी चीज़ देखिए, जैसे हमेशा क्या होता है ना कि एक बच्चा, बड़ी लड़ाइयाँ ना वो हिम्मत से नहीं जीती जाती। बड़ी लड़ाइयों के लिए अंदर का जो आपका हौसला है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो एक टैलेंटेड बंदे से 100 गुना अच्छा होता है। जब आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर आप चीज़ों को ना बहुत सहज रूप से देखना शुरू करते हो। मैनेज कर हाँ, फिर आप ना धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी आनी शुरू होती है कि अब ये चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी, ये चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। कुछ अगर कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें। सर क्लास 10 था, उस टाइम पे सर कोविड आ गया था, तो सर समझ में आ ही नहीं रहा था कि कैसे पढ़े, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सर जाना थोड़ा नहीं, मतलब मुश्किल नहीं था उस टाइम पे। तो सर जब थोड़ा सा लॉकडाउन कम हुआ तो सर आपके साथ जो सर आपके घर पे आके जो दो तीन महीने हम लोग पढ़ते थे ज़मीन पे बैठ के, और मज़ा आता था सर पढ़ने में। और हम लोग कुछ लोगों का ग्रुप रहता था जो हम लोग पढ़ते थे, और वो बहुत अच्छी मेमोरीज़ है सर, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एक तरीके से फैमिली की तरह ही पढ़ते थे, खुश होकर अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला वो बोर्ड्स को क्रैक करने। मेरे पास आज भी कुछ मैसेजेस आपके सेव हैं कि सर मैं एक दिन कुछ ऐसा करूँगा कि आप प्राउड फील करेंगे कि आपका मैं स्टूडेंट हूँ। मेरे पास मतलब जब आपका नीट क्वालिफाई हुआ और रात के 10 बजे मैंने आपके दादाजी का स्टेटस देखा, और फिर मैंने मतलब आपको मैसेज किया कि कुशाग्र क्या है पूरा इसके, और मुझे 12:30 बजे के आसपास तक मुझे नींद नहीं आई थी। और मैं लगातार स्टेटस लगा रहा था आपकी छोटी वाली फ़ोटोज़, हमारी देवेश सर की। तो एक टीचर के लिए एक बड़ा मोमेंट होता है कि उसके बच्चे जब बहुत अच्छा करते हैं, ख़ास करके जब आप उन बच्चों के साथ आप बहुत लगे हुए हों, जब आपने उन्हें बहुत छोटे से देखा हो और आपका सपना रहा हो कि वो अच्छा करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्नी रही है जो आई ऑलवेज़ कीप एज मेमोरी विथ यू बोथ। धीरज, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन जो आप लोगों का लगाया हुआ एक पौधा है वैलिएंट, डे बाय डे ये मिर्ज़ापुर में बड़ा हो रहा है, तो कितनी खुशी होती है आप दोनों को इस चीज़ को देख के कि आपका अपना वैलिएंट आगे बढ़ रहा है। हमारे जो जितना भी मजे से हम लोगों ने शुरुआत यहीं से की है, तो आपका घर हमारा घर हो गया। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने हमको अपने स्टूडेंट की तरह नहीं ट्रीट किया, आपने हमें अपने भाई की तरह, अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया है। तो अगर आपकी ये वैलिएंट शिक्षा पीठ अगर आगे बढ़ रहा है तो हमारी भी शिक्षा पीठ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्या बात है, यही हौसला सारे बच्चों में होना चाहिए। और कुशाग्र, सेम क्वेश्चन टू यू। जी सर, बहुत अपनापन सा लगता है कि अपनी ही कोचिंग है जो इतना अच्छा कर रहे हैं आप, और अब आगे बढ़ ही रही है। हम लोगों ने सपना देखते थे कि हाँ हम लोग का खुद का डिजिटल बोर्ड होगा, खुद का मतलब कि बहुत अच्छा क्लासरूम होगा, काफ़ी टेस्ट होंगे और मॉड्यूल्स होंगे, ये सब हम लोग साथ में सपने देखते थे। बट उस टाइम पे सर उतना वो, क्योंकि सर आप लोगों ने अपने नए मॉड्यूल्स देखे? जी सर। मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये कुछ हमारे मॉड्यूल्स हैं, ये पिछले साल हम लोगों ने बनवाए। कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं, ये DPPs हैं। इसमें नियमित तौर पे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें होती हैं। जैसे जब बच्चों के साथ होता क्या है कि क्लासरूम में जब टीचर करवाता है तो उनके क्वेश्चन उस समय तक हो जाते हैं, लेकिन जब वो घर पे जाके उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन उनसे नहीं हो पाते। तो बहुत सारे बच्चों ने डिमांड रखी कि सर अपने कोचिंग के कुछ अपने बुकलेट्स होने चाहिए, कुछ अपनी DPPs होनी चाहिए। इवन कि ये हम लोगों के लिए काफ़ी कॉस्टली रहा, काफ़ी मेहनत लगी, रात भर उसको टाइप करना, PPTs क्रिएट करना, बट जहाँ चाह है वहाँ राह है, बच्चों की जिद के आगे, क्योंकि बच्चों से ही रंगत है। तो ये कितना खुश होते हैं आप लोग कि अब अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं, अपनी कोचिंग की DPP है, और अच्छे क्लासरूम्स हैं, डिजिटल बोर्ड है, अच्छी फैकल्टी है। क्या कहना चाहेंगे मिर्ज़ापुर के बच्चों को कि वैलिएंट के लिए, स्पेशली फाउंडेशन के लिए कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है ये?
सर बहुत अच्छी चीज़ है कि मिर्ज़ापुर जैसे सिटी में सर एक इतने अच्छे लेवल की कोचिंग आई है, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों का सर बचपन से ही उनका जो बेसिक्स मजबूत होंगे, फाउंडेशन अच्छा होगा, मॉड्यूल्स लगाएंगे, उनका डेली टेस्ट होगा रेगुलर बेसिस पे, वो चेकिंग होगी और फैकल्टी भी अच्छी है तो आपका ध्यान भी रखेगी और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बोर्ड्स में और आपके आने वाली लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। एक अच्छे बच्चे की 3 सबसे अच्छी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? सर 3 सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि सर वो एक तो सेल्फ सिंसियर होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए और रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए। जी सर। मतलब उसको धक्का मार के ना पढ़ाना पड़े, जैसे वो डर के ना पढ़े, मोटिवेटेड हो। हाँ, कि जैसे कल वर्क चेक होगा तो मुझे आज करना ही है, कल टेस्ट होगा तो मुझे आज पढ़ना ही है, या टीचर कॉपी चेक करेगा तो मैं कंप्लीट कर लूँ, नहीं मैं डांट खाऊंगा। उसे सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, उसे खुद ये लगे कि ये मेरे सपनों की उड़ान है तो मुझे खुद अपने पंखों को चलाना पड़ेगा ताकि मैं अपनी ऊंचाई तक पहुंच सकूं। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बोली कि उसको पैशनेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, और वो मतलब ये समझे कि निरंतरता बहुत मायने रखती है इन चीज़ों में। बहुत बड़ी बात आपने कही, जैसे इतनी बड़ी तैयारी आपने की, आपने मतलब नीट क्वालिफाई किया है। हर एक पेरेंट का सपना होता है कि नीट मेरा बच्चा क्वालिफाई करे। आपने पहले अटेम्प्ट में 650 अंक प्राप्त कर लिए 720 में, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर आपका नहीं हुआ, 30,000 रैंक आई आपकी, आप नहीं क्वालिफाई कर पाए। फिर आपने दूसरे अटेम्प्ट में फिर आप 9,000 रैंक पे आए। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही। एक टीचर के तौर पे हम लोगों ने उस स्ट्रगल को समझा है, उस स्ट्रगल को जाना है। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा जिसको समझने में आपको दिक्कत हुई, और क्या कहना चाहेंगे उस सब्जेक्ट को लेकर के? सर क्लास 10 तक सर जो तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स में से सर ज़्यादा अच्छा लगता था केमिस्ट्री। लेकिन सर जब 11 में पहुँचे तो सर पहला चैप्टर ही मोल कंसेप्ट था। सर फॉर्मूलाज तो आ जाते थे लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाता था, तो सर उसकी वजह से थोड़ा सा ना केमिस्ट्री से डर बैठ गया था। तो सर उसकी वजह से फिज़िक्स और बायो को ज़्यादा पढ़ने लगे, तो फिज़िक्स और बायो अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में सर पीछे रह गए। तो सर फिर जब सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि नहीं केमिस्ट्री वीक रह गई, इस वजह से थोड़े कम नंबर रह गए हैं, तो उसको ड्रॉप ईयर में सर सही किया और उस पर मेहनत की, नोट्स बनाए, उसके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को समझा, उसके लैंग्वेज को पढ़ा और अच्छे से प्रैक्टिस की, तो वो जो था वो डर ख़त्म हो गया केमिस्ट्री का भी। जैसे आजकल के बच्चे नोट्स के तरफ बहुत भागते हैं, ऑनलाइन DPP वगैरह नोट्स वगैरह डाउनलोड करते हैं। जैसे आप किस चीज़ को मानते हैं, नोट्स खुद का होना चाहिए या फिर बुक्स वगैरह या फिर ऑनलाइन वाला? सर नोट्स तो सर खुद का ही होना चाहिए, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो आप जल्दी रिकैप करेंगे, जो आप देखेंगे उसको बाद में रिकैप करेंगे। जैसे खुद से कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो लिख के पढ़ो। बिल्कुल। तो जो लिख के पढ़ते हैं वो हमको ज़्यादा अच्छे से याद होता है, जल्दी हमको रिकैप भी होगा, वो मसल मेमोरीज में जाता है ना, वो हाथ से लिखते टाइम। बच्चों को खुद से नोट्स बनाना चाहिए। अच्छा, DPPs को बच्चे कैसे बैलेंस में लेके आएँ, क्योंकि स्कूल्स में भी बहुत सारा वर्क रहता है। DPPs जैसे बच्चे किस माइंडसेट के साथ जाएं कि DPPs का टाइम मैनेजमेंट उनका हो जाए? देखा जाए तो आप अगर स्कूल में हैं इस समय, तो आप पहले जो स्कूल का वर्क है आप उसको करिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ना हो या फिर जो स्कूल की DPP असाइनमेंट वगैरह जो मिल रहे हैं फिर उसको आप अटेम्प्ट करिए। अब ये नहीं कि आपने अगर क्वेश्चन वो कर लिया है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए। अगर आपने एक बार किया उसको तो एक बार दोबारा उसको देखिए कि वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मतलब सॉल्यूशन के बाद भी उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरा आंसर सही है या फिर गलत है। रीचेकिंग इज इम्पोर्टेंट। उस टाइप का क्वेश्चन अगर बन भी रहा है तो इसमें क्या बदल सकता है कि और दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ये भी आप उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, कि अगर मास और वेलोसिटी दी हुई है तो कितने फैक्टर्स पता किए जा सकते हैं, मोमेंटम पता किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। तो आप विजनरी स्टूडेंट हो, ना कि रटने वाले स्टूडेंट हो। किसी एक टाइप के क्वेश्चन को आप बस रट लिए हैं, वही बस अटेम्प्ट करना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कुशाग्र, जैसे आजकल के बच्चों में सोशल मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा एक रुझान है, आप लोग भी आजकल के ही बच्चे हैं, सोशल मीडिया को बच्चे कैसे हैंडल करें? सर पहली बात तो सर सोशल मीडिया से सर प्रिपरेशन के फेज़ में थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग जाते तो हैं कि 1 मिनट देख लेते हैं किसी का मैसेज आया होगा, बट सर वो जो है वो आधे घंटे 1 घंटे ले जाता है रील्स देखना या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना। तो सर उसको सबसे अच्छा कंट्रोल करने का तरीका यही है कि दूर रहें उससे, या तो अगर ऑनलाइन कहीं से कोचिंग में DPP लगा भी रहे हैं
तो सर उसको मतलब कि लिमिटेड ही डाउनलोड करके लगाएं, और बाकी जो है कि उससे जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा एटलीस्ट प्रिपरेटरी फेज़ में तो दूर रहना चाहिए। उसके बाद तो सर ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप अगर यूट्यूब पे रील्स वगैरह भी देख रहे हैं तो टाइम लिमिट लगा दीजिए, हाँ इतना देखना है, 10 मिनट देखना है, 15 मिनट देखना है, बस उसके बाद आप वाइंड अप कर दीजिए उसको। क्या जैसे आजकल के जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है इन सब चीज़ों को लेकर के। एक सजेशन ये भी हो सकता है कि बच्चे टैब यूज़ करें या लैपटॉप यूज़ करें जिसमें ब्राउज़र ना हो, सारे कंटेंट जो हो वो डाउनलोडेड फॉर्म में हो और सिर्फ वही कंटेंट चलाए जाएं। जी सर, मेरे कहने का वही मतलब था कि जो मैं बता रहा था कि डाउनलोड करके देखें, सर मेरा वही मतलब था कि अलग डिवाइस हो हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल। अब उसमें क्या होगा, जैसे आजकल के बच्चे करते क्या हैं कि पढ़ रहे हैं, अचानक से व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आया तो फिर वो वहाँ से स्विच करके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, 2 4 5 बातें वहाँ हुई, फिर वापस इस पे आते हैं। इसमें क्या होता है, उनका जो एक फोकस है, जो उनका एक कंसंट्रेशन है, वो थोड़ा सा अलग होता है। फिर उन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं और उनकी जो मतलब एक जो उनका इंटरेस्ट होता है एजुकेशन की तरफ, वो बढ़ नहीं पाता। तो पेरेंट्स को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए कि इफ़ दे विश कि उनका बच्चा ऑनलाइन पढ़े तो उनका जो टूल और टैब हो वो अलग होना चाहिए उनके मेन मोबाइल से, जी सर, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो चीज़ें हैं उससे उनका टैब अलग हो, सो दैट कि वो ज़्यादा बेहतर से उसको फोकस कर या सके। फिर अगर आप 2 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन सारे को ऑफ रखिए। बिल्कुल। कुशाग्र, एक चीज़ और आप दोनों से पूछेंगे, जैसे आप दोनों एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, अच्छे स्कॉलर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे करना चाहेंगे। क्या सजेशन देना चाहेंगे जो ऑन बोर्ड स्टूडेंट हैं, 11th के जो बच्चे हैं, फाउंडेशन के लिए जाएंगे, किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए उनका कि वो अपनी चीज़ों को कैसे डील करें? पहला तो यही है कि आप जो आपके टीचर बता रहे हैं आप उनको एकदम डायरेक्टली फोकस करिए उन पे। आप इधर उधर मत भटकिए, जो वो बोल रहे हैं आप वो करते जाइए निरंतर। वो बोल रहे हैं अगर आप डीपीपी सॉल्व करिए तो आप सॉल्व करिए उसको। वो बोल रहे हैं कि आप ये नोट्स कल पढ़ के आना तो आप पढ़ के आना इसको, क्योंकि जब आप ये पढ़े रहोगे तब अगले दिन वो जो पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा। बिल्कुल। अच्छा, प्री स्टडी प्लान होता था पहले जब हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय मतलब या आप लोग भी जब पढ़े हैं तो जो टॉपिक पढ़ाया जाना होता था उसको हम एक दिन पहले पढ़ के आते थे। आजकल के बच्चों में प्री स्टडी प्लान नहीं होता है, तो ये चीज़ क्यों नहीं है? क्या इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है? सर क्योंकि सर बच्चों को लगता है कि सर सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से सर, क्योंकि वो ऑफलाइन जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उन लोग के अंदर का डर खत्म हो गया कि टीचर पूछेगा क्यों, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं पहले से, या फिर बाद में टेस्ट के पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। तो वो एक डर नहीं रहता कि सर कल पढ़ाने वाले हैं तो पढ़ के जाते हैं। तो सर ये एक मेन रीज़न है कि बच्चे सिंसियरिटी लूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि वो खुद से इसलिए नहीं पढ़ के जाते कि उनको लगता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, कहीं से पास हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है। किसी बच्चे की सफलता में एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक अहम रोल अदा करता है या बच्चे की जो सेल्फ की मेहनत है वो? सर कहीं ना कहीं दोनों की सर पार्टनरशिप होती है। बच्चे की भी सर मेहनत होती है और सर इंस्टीट्यूट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है उसको ग्रो करने में, उसको नरिशमेंट करने में, क्योंकि जब तक उसको एक सही गाइडेंस या फिर एक सही पाथ नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चा एक अच्छे तरीके का रिजल्ट नहीं ला पाएगा। इसीलिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट का होना, एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप दोनों की लाइफ में पेरेंट्स का क्या रोल रहा है? पेरेंट्स को कितना अहम मानते हैं अपनी जर्नी में आप लोग? हमारे पेरेंट्स तो आप ही हैं और हमारे पेरेंट्स ने आपको ही सौंप दिया था कि आप ही जो अब बना सकते हैं आप इसको बनाइए। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ऑनर है। मैं बताना चाहूँगा कि धीरज जो है ये मेरे पिताजी के मामा के लड़के हैं, तो मामा के नाती हैं, मतलब एक मेरे कज़िन हैं एक तरीके से। और धीरज और सूरज 2 भाई हैं। ये दोनों मिर्ज़ापुर मेरे कहने पे आए, मेरे जिद पर आए कि आप मेरे साथ छोड़िए, और इन दोनों ने यहाँ रह कर के तैयारी की। मैंने इन लोगों का एडमिशन करवाया और ये दोनों बच्चे NIIT से पढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि दोनों ने IIT मेंस निकाला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने जो बच्चों की जिम्मेदारी ली, आज वो बच्चे एक सही जगह पर हैं। और जब भी मैं अपने ननिहाल जाता हूँ, अपने मामा के यहाँ जाता हूँ, तो बड़ी इज्जत मिलती है इस चीज़ को लेकर के कि वो 2 बच्चे जो मेरे भरोसे पे यहाँ आए, आज वो सफल हैं। एक बड़ी बात धीरज ने कही कि आप ही मेरे लिए पेरेंट हैं, एक बड़ा रिगार्ड होता है ये। और कुशाग्र शुरू से मुझे फादर फिगर कहते आए हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई बच्चा आपको एज अ पेरेंट ट्रीट करता है।
जैसे आजकल के बच्चों में इतना लगाव क्यों नहीं है टीचर के प्रति, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण एक ही हो सकता है कि ऑनलाइन कोचिंग्स, कि लोग ज़्यादा ऑनलाइन पे फोकस कर रहे हैं। ऑनलाइन वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर सिंसियरिटी है, फोकस्ड है, और वो सारे बच्चों में नहीं होती है। जब तक वो ऑफलाइन टीचर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप जैसे मान लीजिए ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन दिया और आपने केवल देखा और ऐसे थोड़ा सा इधर उधर किया, इग्नोर कर दिया उसको। लेकिन जब आप ऑफलाइन में रहेंगे, अगर टीचर ने क्वेश्चन दिया तो आपके अंदर डर रहेगा, हाँ इसको करना है, सर सामने खड़े हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात इन्होंने कही। कुशाग्र, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि जैसे शुरुआत के समय में जैसे गार्जियंस को होता क्या है कि गार्जियंस अपने बच्चों की जो ट्यूशन कोचिंग ढूंढते हैं 8th के बाद या 9th के बाद, वो उनके लिए कोचिंग्स ढूंढना शुरू करते हैं। कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बच्चे को 6th क्लास से अच्छी कोचिंग दिलाना? सर इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सर काफ़ी जगहों पे सर बच्चों को जब जो एक नॉर्मल बेसिक्स होते हैं, जो और बेसिक से बेसिक लेवल पे होता है सर, जब वो फाउंडेशन नहीं अच्छी रहती उन लोग की, तो उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आगे आती हैं। 9-10 का सिलेबस भी सर थोड़ा तो अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जब तक उनको एक अच्छी नींव नहीं मिलेगी, वो बच्चे जो है वो थोड़ा सा भटकने लगते हैं सर आजकल के, क्योंकि सर छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन रहता है, सोशल मीडिया है, तो सर वो बच्चे कहीं इधर उधर भटक ना जाए, उनका फोकस एक ही जगह हो, पढ़ाई पे हो। तो उसके लिए सर जूनियर क्लासेस से ही कोचिंग करना बहुत सर अच्छा रहता है सर। कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट, ये किसी भी तरीके का पॉडकास्ट नहीं है, किसी भी तरीके का इंटरव्यू नहीं है। देखिए, बहुत ऐसी कहानियाँ नहीं हैं, बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो छिप जाती हैं, छपती नहीं हैं। और आजकल लोग सिर्फ छपने वाली कहानियों तक ही पहुंच पाते हैं कि जो कहानी पेपर में आ गई, जो स्ट्रगल न्यूज़ में आ गया, जो कहानियाँ बहुत फैलाई गई, लोग सिर्फ उन्हीं तक को जान पा रहे हैं। तो मेरा एक प्रयास है कि वो बच्चे जिन्होंने भी बहुत मेहनत की, जो साइलेंटली जिन्होंने 70% से 94-95% तक का सफ़र अटेंड किया। देखिए, मुझे लगता है कि रिज़ल्ट से ज़्यादा मैटर करता है प्रोसेस। आप जब तक प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे, आप रिज़ल्ट तक नहीं पहुंचेंगे। तो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली अनुभव वही है। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे बच्चों से बात करूं जो प्रोग्रेसिंग रहे हैं, जो 70% से 95% या उससे ऊपर, या नीट में या जेई में जो भी बच्चे रहे हैं। जैसे जो बच्चे मेरे सानिध्य में बहुत बच्चे हैं, गार्गी जिसने 98.8% करके 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, अब ठीक उसके नेक्स्ट साल पे अनन्या ने 97.4% करके डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। अनन्या के ही बैच से शौर्या सनबीम की, शायद आप लोगों की बैच की ही बच्ची थी, तो सीनियर थी, तो उसने जो है सनबीम उसी साल टॉप किया 95% के साथ। पार्थ द्विवेदी सेंट जेवियर का बच्चा था, उसने 95 के साथ जेवियर टॉप किया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनको हमें दिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि वो सही मामले में बच्चों के रोल मॉडल बन सकें। जो बच्चे अनाप शनाप की चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया पे आकर के, इस तरीके के प्लेटफॉर्म से एटलीस्ट उनको ये पता चलेगा कि मिर्ज़ापुर में भी मेरे भैया हैं जो मुझे नीट के लिए गाइड कर सकते हैं, मुझे जेई के लिए गाइड कर सकते हैं, अगर मैं 2-4 क्वेश्चन उनसे पूछूं। क्योंकि हम लोग देखें तो हम लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे भैया इंजीनियर हैं, मैं उनसे थोड़ी मिनट बात करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और आगे कैसे करना है। तो आजकल के बच्चे अपने सीनियर से भागते हैं। अगर आप सीनियर से आप 2 क्वेश्चन अपने छोटे भाई से करिए ना, आपके साथ बैठना बंद कर देगा वो। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का कि वो अपने सीनियर से बात करें कि विच प्लेस इज़ राइट फॉर मी, किस जगह मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी किताबें मुझे लगानी चाहिए। कितना मानते हैं कुशाग्र इन चीज़ों को? सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि सर अगर हम लोग सीनियर से पूछेंगे तो वो हम लोग को ये बताते हैं कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की, जो उन्होंने गलतियाँ की उससे उन लोग को सीख मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि सीनियर्स के साथ अगर सर हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से अपने बड़े भैया की तरह, बड़ी दीदी की तरह गाइड कर देंगे। जो कि हम लोग के अंदर एक फोबिया भी होता है कि नहीं, बहुत बड़े लोगों से बात करेंगे तो अपनापन नहीं आएगा, बट दीदी भैया लोग हैं तो वो एक अच्छा गाइडेंस देते हैं बच्चों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। मैं बार बार कहूँगा कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को सुनूं, आप लोगों से सीखूं। और आप दोनों बच्चे
आप दोनों ने बहुत अच्छा किया है, हर साल बच्चे अच्छा कर रहे हैं। एक आखिरी बात जो आप कहना चाहेंगे 10th और 12th के बच्चों के लिए, कैसे जाएं वो? 10th के बच्चों को है कि आप जो स्कूल पे कराया जा रहा है आप उसको करिए, जो आपके टीचर कह रहे हैं आप उसको करिए, जिसके जैसे कि हमने पहले भी कहा, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं आप उसको करिए। और 12th के बच्चों के लिए पहले ही प्री डिफाइंड उनको रहना चाहिए कि हाँ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं आप तो उसको करिए ही, लेकिन जो आप क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं उसमें उसको भी आप करिए। थ्योरी में एनसीईआरटी में हमको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन हमको उस पूरी थ्योरी में से क्वेश्चन निकालना होता है। उसके applications। एक लाइन में से हमको क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा देखा जाए केमिस्ट्री में तो एक लाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एनसीईआरटी में भी केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करें। बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। और सर उस जो थ्योरम दिया उसके सर एप्लीकेशंस को रियल लाइफ में जो बनते हैं प्रॉब्लम्स उसको, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर इस साल के जो नीट के पेपर थे वो सर काफ़ी अच्छे लेवल के थे, तो उसमें सर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और सर खुद से फॉर्मूला फ्रेमिंग भी इंपॉर्टेंट थी। तो इसी वजह से बच्चों को जो एक थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना, और सिर्फ थ्योरम को रटना नहीं और सिर्फ प्रीवियस ईयर को सिर्फ रटना नहीं है, बाकी उसके एप्लीकेशंस और उसके कैसे अलग अलग फॉर्म बन सकते हैं क्वेश्चंस के, वो भी सर जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी केमिस्ट्री में तो सर एनसीईआरटी फिर भी काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है, बट फिजिक्स के लिए आपको सर जो है अलग अलग डेरिवेशंस और अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि हमें पूरा फोकस स्टडी पे नहीं देना है, हमें सोशल में भी देखना है, हमको खेलना कूदना भी है। ये नहीं कि आप दिन भर पढ़े ही जा रहे हैं। आपकी हेल्थ, अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप पढ़ेंगे भी। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने आप को मेंटल के साथ साथ फिजिकल भी हम अपने आप को बैलेंस रखें। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए और अनहेल्दी चीज़ें हमसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप दोनों को बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बधाई। आपका भविष्य आगे और अच्छा हो। आप ऐसे ही तैयारी करके आने वाले समय में अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और उन सभी बच्चों के लिए, जैसे विकास सर ने आपका हाथ पकड़ा और आपको यहाँ तक वो लेके आए, आप ज़रूर ढूंढिए कि आपके समाज में ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका आप मदद कर सकते हैं एक बड़े भाई के तौर पे। आप बिल्कुल करिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, पूरे वेलिएंट की टीम की तरफ से, कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें, खूब खुशियां कमाएं, खूब नाम कमाएं, खूब तरक्की करें। आज आप यहाँ आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर।